दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों स्वतंत्र राजवंश में जो जौनपुर में सरकी राजवंश स्थापित हुआ था उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग जौनपुर के चहेते हैं, क्योंकि मेरा पड़ोसी जिला है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो तो होना ही चाहिए, जबरदस्त वीडियो और आसपास की बातें और बहुत सारे ऐसे सवालों को मैं बताऊंगा जो आप सभी नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, खैर आइए बातचीत करते हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास की। और याद रखें दोस्तों, आज हमारा 62वां दिन है, ठीक है। लगातार 61 दिनों की क्लास पूरी हो चुकी, 62वें दिन की क्लास आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1831 से लेकर 1860 तक के सवालों को हल करने चल रहे हैं। बहुत जल्द आपके 2000 बेहतरीन सवाल हो जाएंगे। शुरुआत के 45 लेक्चर प्राचीन इतिहास से संबंधित है और उसके बाद शुरू हुआ दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जौनपुर। और जौनपुर में स्थापित था दोस्तों कौन सा वंश चलता था? सरकी राजवंश चलता था। जौनपुर एक छोटा सा जिला और उसने दिल्ली पर हमला कर दिया। भैया कौन सी कहानी है? चलिए आगे आते हैं और कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिएगा यही कहानी अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो इसीलिए दोस्तों मैंने फाउंडेशन बैच बनाया। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों फाउंडेशन बैच में, आप आइए एक बार ज्वाइन तो करिए। बहुत कहानी सुनने की जरूरत नहीं, बहुत प्रचार की जरूरत नहीं है। देखिए सब माउथ पब्लिसिटी पे होता है। अगर जो इंसान फ्री में इतने बेहतर कंटेंट को दे सकता है तो फिर भैया हमारे पेड में क्वालिटी तो होगी। और ये डंके की चोट पे आप कह सकते हो, हमारा कहना तो अलग है, ठीक है। आप भी कह सकते हो कि हाँ सर आपने फ्री में इतना कुछ दिया है तो पेड में निश्चित रूप से हमें ज्यादा मिलेगा, बेहतर मिलेगा और बहुत मजा आएगा पढ़ करके। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक सवालों को हल करते हैं जो दिया गया है यहां पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आज हमारा 62वां दिन है। क्वेश्चन नंबर 1831 से लेकर 1860 तक के सवालों को हल करेंगे और जौनपुर में जो सरकी राजवंश था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला सर, जौनपुर शहर की स्थापना किस तुगलक शासक ने की? किस तुगलक शासक ने दोस्तों की जौनपुर शहर की स्थापना? तो लोगों को लगता है इसके पहले जौनपुर था ही नहीं। आज अभी तो इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आप क्लास के रिदम को बनने दीजिए और फिर मैं बताऊंगा जौनपुर का वो इतिहास ना जो शायद जौनपुर में जन्म ले रहे लोगों को ना पता हो। जी हां दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा। अभी पढ़ लीजिए, पहले इतिहास की बातें करते हैं, पहले ही कंट्रोवर्सी कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सुनिएगा, इतिहास कहता है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो याद रखेगा यह कहता है कि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों जौनपुर शहर की स्थापना किया था। और यह कहा जाता है दोस्तों इसने अपने चचेरे भाई जौना खां, जी हां दोस्तों, जौना खां के नाम पर दोस्तों इसका नाम जौनपुर रखा था, ठीक है। जबकि हमने इतिहास में कभी उसका नाम जौना खां पढ़ा भी नहीं, ठीक है। हां, इसका नाम दोस्तों हमें मोहम्मद बिन तुगलक जरूर मिला। क्या मिला दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। जी हां दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जरूर मिला। तो याद रखिएगा कहा जाता है इसी के नाम पर दोस्तों जौनपुर का नामकरण हुआ है जौनपुर। और किसने किया दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने किया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल लिख रहा दोस्तों कि जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? जी हां दोस्तों, ये सरकी जो राजवंश चला था जौनपुर में, इसकी स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो याद रखिएगा ख्वाजा जहां ने। किसने किया था दोस्तों? ख्वाजा जहां ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था। ये ख्वाजा जहां दोस्तों याद रखेंगे ये पहले तुगलक वंश का दोस्तों एक सूबेदार के रूप में दोस्तों जौनपुर भेजा गया था। इसका पुराना नाम था मलिक सरवर। क्या नाम था दोस्तों? ये ख्वाजा जहां जब गद्दी पर बैठता है तब ये नाम धारण करता है ख्वाजा जहां। इसके पहले इसका वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखें दोस्तों इसका वास्तविक नाम है मलिक सरवर। क्या नाम है दोस्तों? मलिक सरवर, ये इसका वास्तविक नाम है। मलिक सरवर दोस्तों एक हिजड़ा रहता है। क्या रहता है दोस्तों? एक हिजड़ा रहता है और उसने दोस्तों सरकी राजवंश की स्थापना किया है। एक सवाल आपके मन पे और आ रहा होगा दोस्तों कि सरकी राजवंश की स्थापना कब होती है? तो ये अगर टाइम पीरियड चाहिए तो बताइएगा दोस्तों 1394 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों? 1394 ईस्वी में सरकी राजवंश की स्थापना हुई है। और दोस्तों कब तक चला है? तो याद रखेगा 1394 से लेकर के 1505 ईस्वी तक। मतलब कहां तक दोस्तों सरकी राजवंश रहा है? मतलब इस संपूर्ण की बात कर रहे हैं, ये केवल इसके टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे, मैं ख्वाजा जहां के टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पूरा का पूरा सरकी वंश कब तक चला है? तो 1394 से लेकर के 1505 ईस्वी तक ये पूरा सरकी राजवंश चला। इसको आप याद रखेंगे। 1394 में तो इसने स्थापना किया था, ठीक है। इसने स्थापना किया था सरकी राजवंश की, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? तो याद रखेगा इसका टाइम पीरियड था 1394 से लेकर के 1401 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड इसका रहता है, इसको याद रखेंगे। लिख रहा है किसने ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क की उपाधि दिया था? जी हां दोस्तों, मलिक उस सर्क की उपाधि दोस्तों किसने दिया था? तो ये उपाधि दोस्तों उसे नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने दिया था। किसने दिया था? नासिरुद्दीन
मोहम्मद शाह। जी हाँ दोस्तों, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह दोस्तों ये अल्प समय के लिए राजा बना था, आपको पता होगा। फिरोज शाह तुगलक के बाद दोस्तों राजा कौन बनता है, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह अल्प समय के लिए राजा बनता है, और उसी ने मलिक सरवर को मलिक उस सर कहा, और उसके बाद दोस्तों ख्वाजा जहां की उपाधि देकर उसे गद्दी पर भी बिठा दिया। जहां पर सर की राजवंश की स्थापना होती है वो इसी के टाइम पीरियड में है, तो इसको भी आप याद रखेगा। इसे ख्वाजा जहां भी कहते थे, इसे मलिक सरवर इसका मूल नाम था, ये एक हिजड़ा था। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने दोस्तों इसको गद्दी पर बिठाया था, या कह सकते हैं कि उपाधि देकर दोस्तों जौनपुर को संभालने के लिए दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, लिख रहा पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता है। जी हां दोस्तों, पूर्व का सिराज या भारत का सिराज किसे कहते हैं, तो याद रखें दोस्तों यह कहा जाता है जौनपुर को। यह तो आपने पढ़ा होगा कि जौनपुर को पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा अत्यधिक सांस्कृतिक विरासत के कारण, अत्यधिक सांस्कृतिक विरासत के कारण, सांस्कृतिक विरासत के कारण दोस्तों इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। और एक बात और याद रखें दोस्तों, ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, ये क्या था दोस्तों, जौनपुर जो था ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था अपने जमाने में। एक बात याद रखें दोस्तों, यहीं से कौन पढ़ा था दोस्तों, यहां से पढ़ाई किया था शेर शाह सूरी ने। किसने पढ़ाई किया था, शेर शाह सूरी यहीं का स्टूडेंट था। ठीक है, अरे सर ये तो आप ऐसा ऐसा इतिहास की बातें बताते हैं ना कि किताब में हमको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, नहीं पता चलेगा, मेहनत करिए सब पता चलेगा। स्टडी 91 में आइए, हम तो फ्री के कंटेंट को दे रहे हैं दोस्तों, और इसमें देखिए कितना मजा आ रहा है। तो याद रखें दोस्तों, शेर शाह सूरी कहां से पढ़ाई किया था, वो पूर्व का सिराज दिल्ली से दोस्तों, सॉरी जौनपुर से पढ़ा था। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। अच्छा एक चीज और दोस्तों देखिए, मलिक सरवर का, अच्छा पूर्व का सिराज दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा दोस्तों एक मलिक सरवर को भी दोस्तों, मलिक सरवर जो ख्वाजा जहां था दोस्तों, इसको भी दोस्तों पूर्व का सिराज उपाधि दिया गया था, वो भी याद रखेगा। उसी के उपाधि से तो दोस्तों यहां उपाधि प्रचलित होता है। खैर अभी नहीं, अभी दोस्तों ये नाम मत रखिए, आगे दोस्तों आएगा। ठीक है, लिख रहा मलिक सरवर का उत्तराधिकारी कौन था, इसी के समय में दोस्तों जौनपुर चमक उठा। कौन था उत्तराधिकारी, इसका नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था दोस्तों, मुबारक शाह। जी हां दोस्तों, इसी के समय में पहली बार जौनपुर चमकना शुरू हुआ, और ये जौनपुर का पहला सुल्तान था, पहला सुल्तान था। ठीक है, पहला सुल्तान था, मतलब इसके पहले ये जो ख्वाजा जहां था ना, उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया। तो याद रख सकते हैं दोस्तों, पहला सुल्तान क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों इसने सुल्तान की उपाधि जो धारण किया। ठीक है, इसके पहले जौनपुर का जो ख्वाजा जहां था उसने कभी उपाधि धारण नहीं किया, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ये कब से कब तक गद्दी पर था दोस्तों, एक चीज थोड़ा सा एडिट कर लीजिए, मैंने लगता है गलत लिखा है। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक समय को एडिट करना है आपको। यहां पे इसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों मलिक का सरवर का, ये 1399 तक था। ठीक है, क्योंकि अल्प समय के लिए बीच में दोस्तों ये मुबारक शाह दोस्तों आ जाता है 1399 से लेकर 1401 ईस्वी तक। याद रखेगा, मतलब बहुत कम समय के लिए, 2 साल का समय है। ये मलिक सरवर का उत्तराधिकारी था, हालांकि पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण किया, लेकिन बहुत लंबे समय तक चला नहीं। 1401 में इसका विकेट गिर गया। ठीक है, चल नहीं पाया, इसको याद रखेगा। लिख रहा सरकी शैली का जन्म किसके शासन काल में हुआ था। सरकी शैली दोस्तों ये क्या थी, सरकी शैली देखिए, सरकी राजवंश तो आपने पढ़ लिया। सरकी शैली क्या थी, तो दोस्तों उस जमाने में जो मस्जिदें बनती थी उनकी अपनी एक खास स्टाइल होती थी, उसी खास स्टाइल को हम सरकी शैली का नाम देते हैं। जी हां दोस्तों, मस्जिदों के बनाने की या मदरसों के बनाने की जो खास स्टाइल होती थी उसी को हम सरकी शैली कहते थे। और इसका जन्म याद रखेगा इब्राहिम शाह के समय में हुआ है। किसके समय में दोस्तों, इब्राहिम शाह के समय में हुआ है। जो मुबारक शाह के बाद दोस्तों गद्दी पर बैठता है इब्राहिम शाह, इसको याद रखेगा। ठीक है, इसका समय लंबा चला दोस्तों, ये 1401 में आया और 1401 से लेकर के 1440 ईस्वी तक दोस्तों ये गद्दी पर रहा, इसको याद रखेगा। ठीक है, ये कौन था दोस्तों, तो ये मुबारक शाह का छोटा भाई था। कौन था दोस्तों, यह मुबारक शाह का भाई था। अब जाहिर सी बात है बड़ा भाई तो रहेगा नहीं, छोटा भाई रहेगा। ठीक है, तो ये मुबारक शाह का छोटा भाई था, नाम है इब्राहिम सरकी या इब्राहिम शाह। दोस्तों ये अपने उपाधि में दोस्तों सरकी नाम भी जोड़ते थे, तो उसे भी याद रखिएगा। पहली बार इब्राहिम शाह के समय में ही जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सिराज, ये दोस्तों फेमस कब होता है दोस्तों, भारत का सिराज टाइटल, तो याद रखिएगा वो इसी के समय में दोस्तों फेमस होता है
है, इसको भी आप याद रखेंगे, मतलब पूरा भारत इसको जान गया जौनपुर को, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए लिख रहा है कीर्तिलता काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। सर एक मिनट रुकिए, ये कीर्तिलता तो बड़ा प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, सर अचानक से आपको कीर्तिलता की याद कैसे आ गई? ठीक है, तो दोस्तों आ जाती याद क्यों? क्योंकि कीर्तिलता के जो रचनाकार हैं वो यहीं से संबंधित हैं। क्या नाम है? मैथिली कवि हैं दोस्तों विद्यापति ठाकुर जी, ठीक है, याद रखेगा विद्यापति ठाकुर नाम है दोस्तों जो इसके रचनाकार हैं, ठीक है। इनको मैथिली भी कहा जाता है, ठीक है, मैथिली भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों विद्यापति ठाकुर जी, उन्होंने इसकी रचना किया है। और याद रखेगा ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये इब्राहिम के ही दरबार में रहते थे। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम के दरबार में रहते थे। देखिए मैंने आपसे एक बात कहा था, जौनपुर को पूर्व का सिराज क्यों कहा जाता है? तो सांस्कृतिक विरासत के कारण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों संस्कृति की रक्षा इन्होंने बहुत, सरकी राजवंश में दोस्तों संस्कृति की रक्षा बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इब्राहिम शाह के दरबार में दोस्तों ये ग्रंथ की रचना हुई थी और याद रखेंगे। लिख रहा है इब्राहिम शाह के शासन काल के प्रमुख ग्रंथ और कौन कौन से हैं? चलिए ग्रंथ का नाम तो सर आपने बता दिया, ठीक है। पहला ग्रंथ मान लीजिए सर हमने लिख लिया कीर्तिलता, ठीक है, कीर्तिलता कीर्ति पताका भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, ठीक है। दूसरा दोस्तों याद रखेगा फतवा ये इब्राहिम शाही, फतवा ये इब्राहिम शाही दोस्तों, एक दूसरा फतवा ये इब्राहिम शाही ने, खाली इब्राहिम लिख लीजिए, फतवा ये इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम शाही लिख लीजिए पूरा नाम, ठीक है। फतवा इब्राहिम शाही की रचना भी इसी हुआ था। इसी तरह एक और ग्रंथ है दोस्तों इरशाद। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? इरशाद नामक ग्रंथ की रचना भी इब्राहिम शाह के समय में हुआ है। इसी तरह हाशिया ये हिंदी, क्या नाम है दोस्तों? हाशियाह ए हिंदी दोस्तों, ये सभी प्रमुख ग्रंथ हैं जिनकी रचना इब्राहिम शाह के समय में हुई है। पहला राजा कौन था? मलिक सरवर था, ख्वाजा जहां के नाम से गद्दी पर बैठा था, वो कभी सुल्तान नहीं बना। दूसरा कौन था? मुबारक शाह था दोस्तों, ये गद्दी पर बैठता और पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण करता है, लेकिन वैलिडिटी 2 साल, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है इब्राहिम शाह, 1401 से लेकर 1440 तक गद्दी पर बैठता है और इसी के समय में जौनपुर फलना फूलना शुरू होता है। याद रखेंगे कैसे फला फूला? तो याद रखेगा कई सारे जो है कवियों को दोस्तों अपने दरबार में इसने लाया, ये भी आप याद रखेगा। आपको याद है 1540 इसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। एक बात याद आ गया मुझे, ठीक है, 1540 एक तरफ टाइम पीरियड खत्म हो गया खत्म हो रहा है इब्राहिम शाह का। 1540 में ही आपने पढ़ा होगा मलिक मुहम्मद जायसी के बारे में दोस्तों, किन्होंने पद्मावत ग्रंथ की रचना किया था। किसकी रचना किया था दोस्तों? पद्मावत ग्रंथ की रचना किया था, पद्मावत, ठीक है। और पद्मावत ग्रंथ में 1303 में जो चित्तौड़ पर हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और लड़ाई लड़ा था रावल राणा रतन सिंह के साथ दोस्तों, उस लड़ाई का वर्णन है जहां रानी पद्मावती की बात आती है जिन्होंने जौहर का पालन किया था दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। वो उनका वर्णन दोस्तों इस किताब में मिलता है। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किया है और ये 1540 में क्या है दोस्तों? इब्राहिम शाह का समय है। सर ये रहते कहां थे? तो दोस्तों इन्हीं के दरबार में थे, सरकी राजवंश के दरबार में ही रहते थे दोस्तों, याद रखेगा। और जौनपुर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? नहीं पता तो जान जाइए, मलिक मोहम्मद जायसी का घर कहां है? ये जौनपुर में है भैया। मैंने कहा ना क्या जौनपुर को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। पड़ोसी जिला मेरा, तो मैं चाहूंगा कि इसको और अच्छे से मैं पढ़ाऊं और मजा आए, थोड़ा सा कभी कभी अपनापन फील होता है, ठीक है। इस वजह से बहुत सारी चीजें मैं दे रहा हूं, तो इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा किस सरकी सुल्तान ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया? दोस्तों मैंने शुरुआत में 2 क्वेश्चन आपको बोला था, उसको जरा याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। उसमें से एक सवाल यह भी है कि अटाला मस्जिद था कि अटाला मंदिर है, ठीक है। हम चर्चा बाद में करेंगे। जौनपुर की स्थापना सच में फिरोज शाह तुगलक ने किया था या उसके पहले जौनपुर का अस्तित्व था? ये 2 सवाल कंट्रोवर्सी वाले सवाल आप याद रखेगा। आज की क्लास में दोस्तों डिस्कस किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुक करके, ठीक है। तो पहले आइए देखते हैं किस सरकी सुल्तान ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था? तो यही इब्राहिम शाह था जिसने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया है। यही इब्राहिम शाह है जिसने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। इब्राहिम शाह सरकी दोस्तों, इसी ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। हालांकि अटाला मस्जिद की नींव दोस्तों किसने डाली थी? नींव दोस्तों डाला था फिरोज शाह तुगलक। कौन डाला था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों नींव डाला था, ठीक है।
और दोस्तों कार्य कब पूरा हुआ दोस्तों? कार्य पूरा हुआ किसके शासनकाल में? तो कार्य पूरा होता है इब्राहिम शाह के शासनकाल में सन 1408 ईस्वी में। कब दोस्तों? याद रखेगा, इब्राहिम शाह के शासनकाल में सन 1408 में। भाई 1401 पे गद्दी पर बैठा है और 1408 में याद रखेगा ये मस्जिद वाला काम दोस्तों पूरा हो जाता है, ठीक है। और इसी के शासनकाल में, इब्राहिम शाह के शासनकाल में एक और मस्जिद बनाई गई जौनपुर में ही, जिसे हम कहते हैं झांझरी मस्जिद। क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसे क्या कहते हैं? इब्राहिम शाह के समय में याद रखेंगे झांझरी मस्जिद। कौन सी दोस्तों? झांझरी। जी हां दोस्तों, झांझरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था इसी के द्वारा 1430 में। कब कराया गया था दोस्तों? 1430 में। जो बच्चे नहीं जानते जान जाइए, जो जौनपुर के रहने वाले हो तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए। क्या आपने इन सारी चीजों को पढ़ा था? क्या जौनपुर के इतिहास को आपने कभी खंगालने का प्रयास किया? देखिए, जब इतिहास को खंगालेंगे तो उत्तर आपको भी मिलेगा। मैं कहीं से ढूंढ कर ही तो लाया हूं। जाहिर सी बात है, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। आप वेबसाइट को खाक डालिए, किताबों को चाट डालिए, आपको आपका उत्तर अवश्य मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है, किसके शासन काल की सबसे बड़ी उपलब्धि चुनार की विजय थी? ध्यान दोस्तों, चुनार दोस्तों कहां पड़ता है? तो चुनार पड़ता है दोस्तों मिर्जापुर में, ठीक है। ये मिर्जापुर और वाराणसी के बीच में है। मिर्जापुर एवं वाराणसी के मध्य में दोस्तों, वाराणसी के मध्य में है। याद रखिएगा चुनार, और चुनार में दोस्तों किला भी था, ठीक है। और आपको पता होगा दोस्तों, चुनार वही जगह जहां शेरशाह सूरी का दोस्तों स्थान था। और इस चुनार किले पर दोस्तों कौन राजपाट करता था? तो शेरशाह सूरी। या कभी आपने इतिहास में दोस्तों चंद्रकांता का नाम सुना है क्या? चंद्रकांता, अरे सर सुना, वो क्रूर सिंह वाला पहले एक सीरियल आता था, वही वाला चंद्रकांता क्या? हाँ हाँ हाँ, पकड़ लिए भैया। ये चुनार का किला किससे संबंधित है? ये चंद्रकांता वाली स्टोरी से संबंधित है दोस्तों, याद रखेगा। फिलहाल आइए बात करते हैं, किसके काल की सबसे बड़ी उपलब्धि चुनार की विजय थी। मतलब चुनार को जीत करके जौनपुर सल्तनत में शामिल कर लिया गया था। क्या बात कर दी है सर। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि जौनपुर का विस्तार कहां से कहां तक था? चलो कंट्रोवर्सी का तीसरा पॉइंट नोट करो, मैं आपको बताऊंगा जौनपुर का विस्तार। अभी बताऊंगा, मजा आ जाएगा। नेपाल से लेकर बुंदेलखंड तक जौनपुर था। मैंने क्या कहा? नेपाल से लेकर बुंदेलखंड तक जौनपुर था। इधर पश्चिम में अलीगढ़ से लेकर के पूरब में कहां तक? दरभंगा तक कौन था? जौनपुर था। सर इतना बड़ा जौनपुर हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हाँ, तो कैसे सोचोगे? जैसे भारत दोस्तों कहां तक था? इंडोनेशिया वगैरह, इधर काबुल, कांधार वगैरह सब भारत में आता था। इंडोनेशिया, बर्मा, म्यांमार सब अलग थोड़ा था। ये नेपाल, भूटान सब भारत का हिस्सा था। तो जैसा आप पुराने समझाएंगे आपको सब कुछ मिलेगा, वैसे जौनपुर को याद रखेगा। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेगा दोस्तों, किसके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो याद रखेगा, अब नया राजा बनता है दोस्तों महमूद शाह। कौन बनता है? याद रखेगा महमूद शाह की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रहती है? उसने चुनार विजय किया था, ठीक है। और बहुत इसके समय में और कोई बहुत बड़ा काम नहीं, एक छोटा सा काम था, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। कब से कब तक टाइम पीरियड है आपके मन में आ सकता है? तो 1401 से लेकर 40 तक तो इब्राहिम शाह था, 40 से लेकर के 1457 तक, ठीक है। 40 से लेकर 57 तक कौन दोस्तों? ये महमूद शाह गद्दी पर बैठा है, जो सरकी राजवंश में। लिख रहा है महमूद शाह का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन था? यानी महमूद शाह के बाद दोस्तों गद्दी पर कौन बैठता है? तो इसी के जैसा नाम है, इसका नाम है मुहम्मद शाह, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखेगा महमूद शाह पहले आया है, मुहम्मद शाह दोस्तों बाद में आया है, ठीक है। और इसका मूल नाम क्या था दोस्तों? वास्तविक नाम था भीखन खां, ठीक है। मूल नाम क्या था दोस्तों? भीखन खां, ठीक है। जब ये सब गद्दी पर बैठते थे ना, तो अपना नाम भौकाली रख लेते थे, इसको याद रखेगा। और बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, 1457 पे गद्दी बैठा और 58 में आउट। क्या बात कर दी सर, ये तो पहले वाले सुल्तान से भी खराब स्थिति थी। पहला वाला सुल्तान कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था? मुबारक शाह। सर मुबारक शाह सब दिमाग में है सर, याद है हमको, ठीक है। बहुत बढ़िया, याद है तो अच्छी बात है, याद रखेगा। उसका विकेट 2 साल में गिरा था और इसका विकेट 1 ही साल पे गिर गया। कौन है दोस्तों? ये मुहम्मद शाह है, महमूद शाह के बाद गद्दी पर बैठा है। लिख रहा है सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये सर अभी तो इतिहास शुरू ही हो रहा था, जौनपुर इतिहास खत्म हो गया क्या? अरे भाई रुको, समझते चलो। अब क्या करें, इतने राजा थे, बहुत लंबा राजवंश चला नहीं। अरे शुरू में आपको बताया कि 1394 में तो स्थापना हुआ बेचारा जौनपुर का, और 1505 में विकेट खत्म करना है, और यहां 1458 तक आ गए हो। कितना? 40-50 साल और है, तो कुछ और लोगों को कर लेने दो काम, ठीक है। तो अंतिम राजा कौन रहता दोस्तों? अंतिम है दोस्तों हुसैन शाह सरकी। कौन है?
हुसैन शाह सरकी याद रखेगा, ठीक है। ये आपका अंतिम सुल्तान है सरकी राजवंश का, इसको याद रखेगा। और ये कौन है दोस्तों? ये मोहम्मद शाह का पुत्र है। कौन है दोस्तों? मोहम्मद शाह का पुत्र है। सर एक थोड़ी सी बात बता दीजिए, सर ये पता नहीं इसका विकेट एक पे क्यों गिर गया? हत्या कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था, इसीलिए दोस्तों एक पर विकेट गिर गया, ठीक है, इसको समझिएगा। इसके बाद दोस्तों गद्दी पर कौन आता है? तो ये आता है हुसैन शाह सरकी। कौन आता है? हुसैन शाह सरकी। और ये बहुत लंबे समय तक दोस्तों चलेगा गद्दी पर, ठीक है। लिख रहा है हुसैन शाह की सबसे बड़ी जीत क्या थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात पीछे हमने पढ़ाया दोस्तों आपको चुनार विजय। चुनार विजय किसने किया था? जल्दी से बताइए। आपने पढ़ा, अच्छा चुनार विजय किया था महमूद शाह ने। किसने किया था? महमूद शाह ने। उसी तरह हुसैन शाह ने क्या जीता था? तो हुसैन शाह ने दोस्तों उड़ीसा जीता था। क्या बात कर दी, जौनपुर में रह के उड़ीसा को जीत लिया। अरे उड़ीसा को छोड़ो यार, आप जाओ पश्चिम में ना, ग्वालियर चले जाओ, इसने ग्वालियर को भी जीत लिया था, ठीक है। उड़ीसा और ग्वालियर की जीत किसने किया था? हुसैन शाह ने किया था। सर मान गए, मतलब सरकी राजवंश बड़ा मजबूत था। अरे तभी तो मैंने कहा ये रहते जौनपुर में थे, ये दिल्ली वालों से लड़ाई मोल ले लिए थे। दिल्ली वालों, पता दिल्ली चंदावर का एक युद्ध और हुआ है, आपने एक ही चंदावर पढ़ा है ना। चंदावर का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अच्छा तराइन प्रथम द्वितीय आपने पढ़ा कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था 1191 में। तराइन द्वितीय का युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से हुआ 1192 में। और चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1194 में। लेकिन क्या किसी ने चंदावर का दूसरे युद्ध के बारे में पढ़ा? ये चंदावर का द्वितीय युद्ध दोस्तों, ये सरकी राजवंश और वहां दोस्तों दिल्ली के बीच में लड़ा गया था, इटावा के पास में, ठीक है। उसको भी याद रखेगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इटावा को जौनपुर में शामिल कर लिया गया था, वो पहले दिल्ली का हिस्सा था, उससे छीन करके जौनपुर में शामिल कर लिया गया, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। खैर आगे आइए, लिख रहा है हुसैन शाह कब और किस शासक से युद्ध के लिए दिल्ली रवाना हुआ था दोस्तों। अब लिख रहा है दोस्तों, ये हुसैन शाह कहां जा रहा है? दिल्ली जा रहा है, और इसी लड़ाई के लिए। तो याद रखेगा दोस्तों, ये बहलोल लोदी के समय में पहली बार, ठीक है, पहली बार दोस्तों याद रखेगा, बहलोल लोदी के समय में दोस्तों पहली बार ये दिल्ली की तरफ रवाना होता है, कूच करता है। कब दोस्तों? 1478 ईस्वी में दोस्तों कूच करता है, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है हुसैन शाह के समय किसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था? हुसैन शाह के समय किसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में दोस्तों शामिल कर लिया था? तो कुछ समय के लिए दोस्तों सिकंदर लोदी ने दोस्तों क्या किया था? याद रख। अच्छा जब बहलोल लोदी से लड़ाई होती है तो एक बार तो लड़ाई हार जाता है, दोबारा दोस्तों लड़ाई होती है तो जीत जाता है, इटावा को जौनपुर में शामिल कर लेता है। फिर बहलोल लोदी ने अपने पुत्र बारबक लोदी को, जिसको आगे चल के सिकंदर लोदी कहा गया, इसको दोस्तों भेजता है, और ये आता है फिर जौनपुर में हुसैन शाह सरकी के शासन को समाप्त करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में क्या कर लेता है? मिला लेता है, ठीक है। तो तुगलक वंश के समय में आजाद हुआ था, और लोदी वंश के समय में दोस्तों पुनः ये दिल्ली में शामिल हो गया, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च की है, तो सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूं। आप चाहें तो किताबों को अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। सब फीचर दिया गया, मार्केट से भी ले सकते हैं, जहां जी आए वहां से परचेज कर लीजिए। जबरदस्त कंटेंट है, जिस तरह हम अपने फ्री के यूट्यूब वीडियोज में दोस्तों अच्छे कंटेंट देते हैं, और उसी तरह से पेड वीडियो और किताबों में तो जबरदस्त कंटेंट होता है। आप एक बार लेंगे ना तो खुद ही समझ आएगा कि दोस्तों कहीं कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, मेहनत किया गया टीम के द्वारा, लिखा गया है कंटेंट को, तब आपको दिया जा रहा है, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको लगेगा सर आपने तो अंतिम शासक बता दिया, स्टार्ट किया मलिक सरवर से, ख्वाजा जहां से, और हुसैन शाह सरकी पर सर पटक करके खत्म कर दिया कहानी को 1505 में। लेकिन सर क्या जौनपुर का इतिहास ही समाप्त हो गया? नहीं, अब तो दोस्तों आगे के जो पिछला 15 सवाल में तो खत्म कर दिया इतिहास, अब आगे के 15 सवाल ऐसे सवाल है ना जो आपको आते नहीं है, जो मैंने बहुत मेहनत से कलेक्ट किए हैं, ठीक है। पढ़िएगा सवाल, लिख रहा है किस शासक ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, क्या होगा दोस्तों? शास्त्रीय कर लीजिएगा यहां पर, ठीक है। शास्त्रीय संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। ऐसा कौन सा राजा हुआ? तो जो अंतिम शासक था हुसैन शाह सरकी जो अंतिम था ना, याद रखेगा इसके बारे में, इसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बहुत टैलेंटेड था, इसने रागों की रचना भी की है, कई सारी रागों की रचना की, कई सारे शास्त्रीय संगीतों की रचना की दोस्तों। इसको ना गंधर्व की उपाधि दिया गया था भैया। क्या बात कर रहे हैं सर इसको गंधर्व की उपाधि मिली थी? हां, पूछता है सवाल कि किस सरकी शासक को गंधर्व की उपाधि मिली थी, तो क्या बताएंगे? हुसैन शाह सरकी को गंधर्व की उपाधि दी गई थी। क्यों? संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता था,
क्या था, ये संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता था और इसको कहीं कहीं पे दोस्तों इसको ख्याल गायकी का संस्थापक माना जाता है। सर एक मिनट सर, ये कहां कहां से सवाल ला रहे हैं। मैंने कहा ख्याल गायकी का कई किताबों में लिखा है दोस्तों, मैंने पढ़ा तो दोस्तों इसको संस्थापक भी माना जाता है। ये संरक्षण दिया हुआ था ख्याल गायकी को, ठीक है, और इसने उसको खूब जो है विस्तृत किया। तभी तो मैंने कहा कि दोस्तों पूर्व का सिराज कहने के पीछे सिर्फ शिक्षा का केंद्र ही नहीं, सांस्कृतिक विरासत के कारण भी जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिख रहा पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने किया है, तो याद रखेगा मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। ये आपको पीछे मैं बता चुका हूं, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना किया है। कब किया था दोस्तों, तो 1540 में किया था। और किसके समय में दोस्तों, तो याद रखेगा इब्राहिम शाह के समय में। किसके समय में, इब्राहिम शाह के समय में किया था, याद रखेगा। और इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था जौनपुर में। ये जौनपुर के ही रहने वाले थे, ठीक है, याद रखेगा जौनपुर के ही रहने वाले थे, ठीक है। लिख रहा अपनी उन्नति के काल में जौनपुर का विस्तार था। शुरू में बताया ना, तो याद रखेगा दोस्तों ऐसे ऐसे करके बना दे रहा हूं। उत्तर में दोस्तों याद रखेगा नेपाल से लेकर के, नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में दोस्तों बुंदेलखंड, ठीक है। पूरब में दोस्तों दरभंगा से लेकर के और पश्चिम में अलीगढ़ तक। कहां तक दोस्तों, अलीगढ़ तक दोस्तों याद रखेगा। ये पूरा का पूरा जौनपुर का विस्तार था, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। मतलब इतने बड़े क्षेत्र में दोस्तों ये जौनपुर का सरकी राजवंश चलता था। इसे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो समझे रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा मध्यकाल में जौनपुर को किस नाम से जाना जाता था। अब आप जो रटे रटाए हैं, आप कहेंगे सर जौनपुर को कहा जाता था पूर्व का सिराज। क्या कहा जाता था, पूर्व का सिराज। चलो ठीक है, ये तो सही है। कुछ बच्चों के दिमाग में आया और उन्होंने कहा कि सर जौनपुर को कहा जाता था भारत का सिराज। क्यों, क्योंकि अब जौनपुर की प्रसिद्धि केवल पूर्व की तरफ नहीं थी दोस्तों, ये भारत की हो गई थी, तो भारत का सिराज। इतना ही नहीं दोस्तों, जौनपुर को एक तीसरा नाम दे दीजिए, परीक्षा में आए तो बताइएगा, जौनपुर को ढाक ए अमन भी कहा जाता था। यही वो सवाल है जो आपको नहीं पता है, ठीक है। पूर्व का सिराज, भारत का सिराज तो आप जानते हैं, जो आप नहीं जानते हैं वो बताना मेरा काम है। और क्या है, ढाक ए अमन किसे कहते हैं। परीक्षा में कभी सवाल आए तो बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, ठीक है, शायद 99% लोग गलत करेंगे। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइए गलती होगी कि नहीं। यार इतनी अच्छी क्लास पे आप कमेंट भी नहीं करते ना, कभी तारीफ के 2 शब्द ही कह दिया करो यार। चलो, हर चीज के लिए जोश दिलाना पड़ता है। खैर, अपना कर्म करते जाओ, बाकी चिंता छोड़ दो, सब भगवान है, देख रहे हैं, कुछ न कुछ होगा, ठीक है। लिख रहा किस शासक ने मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति ठाकुर को संरक्षण दिया था। मैंने दोस्तों यह भी बताया था आपको कि विद्यापति ठाकुर की रचना का नाम क्या था दोस्तों, इनकी रचना क्या था, तो पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों कीर्ति लता। क्या पढ़ा था, कीर्ति लता पढ़ा था। कीर्ति पताका भी दोस्तों इन्हीं की रचना, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये सब दोस्तों इनकी रचनाएं हैं, ये आप याद रखेंगे। इनको मैथिली का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। अच्छा, संरक्षण दोस्तों इनको किसने दिया था, तो बताया था दोस्तों पीछे मैंने, इब्राहिम शाह ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, इब्राहिम शाह ने इनको संरक्षण दिया था, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। अच्छा, एक चीज दोस्तों यहां पर और आपको याद रखना है, आपको मैंने बताया था इब्राहिम शाह के समय में ही अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ था 1408 में, और झांझरी मस्जिद का निर्माण 1430 में हुआ था। वो दोनों पॉइंट भी इब्राहिम शाह सरकी के साथ याद कर लेना। लिख रहा अपने नाम का सिक्का जारी करने वाला पहला सरकी शासक कौन था, जिसने अपने नाम का सिक्का जारी किया। दोस्तों जो अल्पकाल के लिए आया था ना, अल्पकाल क्या, जो मलिक सरवर के बाद आया था, मुबारक शाह, ठीक है। कौन आया था दोस्तों, मुबारक शाह, याद रखेगा। उसने दोस्तों क्या किया था, सिक्का जारी किया था। जी हां दोस्तों, जौनपुर का अपना सिक्का भी चलता था, इसको याद रखेगा। इसका मूल नाम क्या था दोस्तों, इसका नाम मूल नाम था करण फूल। क्या नाम था दोस्तों, मूल नाम था करण फूल दोस्तों, इसका मूल नाम था, याद रखेंगे। परीक्षा में हो सकता है पूछ ले तो याद रखेगा, ठीक है। यही वो राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। कब दोस्तों, याद रखेगा 1399 से 1401 तक दोस्तों एक गद्दी पर रहा। बताया था ना, पहला सुल्तान की उपाधि दोस्तों पहली इसने धारण किया था, सुल्तान की उपाधि, ठीक है, सुल्तान की उपाधि दोस्तों इसने धारण किया था पहली बार, ठीक है। तो याद रखेगा, वो भी सरकी राजवंश की बात कर रहे हैं, यहां पर पहली बार दोस्तों धारण किया था, तो ये भी याद रखेगा। इसने अपने नाम का सिक्का भी चलाया था, ठीक है। चलिए सर, वो कंट्रोवर्सी वाले जो सवाल बता रहे थे वो कब पढ़ाएंगे, आ रहा है नंबर आ रहा है, सुनते जाओ। लिख रहा है किस सरकी शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, सबसे लंबा टाइम पीरियड दोस्तों किस सरकी शासक का रहा, तो ये हुसैन शाह सरकी का रहा। किसका रहा दोस्तों, याद रखेगा, जो हुसैन शाह सरकी था, जो हुसैन शाह सरकी था दोस्तों, इसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा। अगर मैं दोस्तों यहां सरकी राजवंश की स्थापना की बात करूं,
तो आपने पढ़ा दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था 1394 में। दूसरा दोस्तों यहां पर ख्वाजा जहां गद्दी पर बैठता है, ख्वाजा जहां का टाइम पीरियड क्या रहता है भैया, तो रहता है दोस्तों 1394 से लेकर 99 तक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मुबारक शाह आता है, कौन आता है, मुबारक शाह गद्दी पर आता है। ये कब रहता है दोस्तों, ये 1399 से 1401 तक। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है इब्राहिम शाह, कौन आता है, इब्राहिम शाह। तो इब्राहिम शाह का कब रहता है, 1401 से 1440 तक, ठीक है। इब्राहिम शाह के बाद कौन आता है दोस्तों, तो याद रखेगा महमूद शाह, कौन आता है, महमूद शाह, ठीक है। महमूद शाह आता है दोस्तों 1440 से 1457 तक। महमूद शाह के बाद कौन आता है, मोहम्मद शाह, कौन आता है, मोहम्मद शाह। ये दोस्तों अल्प समय के लिए रहता है, तो 1457 से 58 में, ठीक है। और मोहम्मद शाह के बाद कौन आता है दोस्तों, तो याद रखेगा ये आपका हुसैन शाह सरकी आता है, और ये 1458 से कब तक, 1458 से बैठता है गद्दी पर, और 1505 तक दोस्तों गद्दी पर रहता है आखिरी समय तक, ठीक है। लिख दिया पूरा, खुश हो गए, खुश हो गए कि नहीं, लिख दिया पूरा, रिवाइज कर लो, सब कुछ दिमाग में होना चाहिए यार, ठीक है, सब कुछ दिमाग में होना चाहिए, मजा आ जाता है लिख करके। लिख रहा किस सरकी शासक ने हिंदी ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद कराया। पहली बार दोस्तों अनुवाद वाला काम किसने शुरू कराया था, तो याद रखेगा यह अनुवाद का काम दोस्तों इब्राहिम शाह सरकी ने शुरू कराया था। किसने दोस्तों, इब्राहिम शाह सरकी ने दोस्तों यह अनुवाद का काम शुरू कराया था। और इब्राहिम शाह सरकी 1401 से 1440 तक दोस्तों एक गद्दी पर बैठा रहा, याद रखेंगे, ठीक है। अटाला इसी के समय में पूरा हुआ, अटाला का 1408 में पूरा हुआ। और झांझरी मस्जिद दोस्तों इसने बनवाया था, झांझरी मस्जिद, ठीक है, झांझरी मस्जिद ये 1430 में बनवाया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए लिख रहा है जामा मस्जिद का निर्माण, आपने दो मस्जिद तो देख लिया जौनपुर में, अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद। जौनपुर की तीसरी मस्जिद है दोस्तों जामा मस्जिद। लिख रहा है जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, तो दोस्तों ये मस्जिद आपका हुसैन शाह सरकी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हुसैन शाह सरकी के द्वारा दोस्तों यह मस्जिद बनाया गया था। कौन सा, जामा मस्जिद बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों, तो हुसैन शाह सरकी ने इसे 1470 ईस्वी में दोस्तों बनाया था, इसको याद रखेगा, ठीक है। एक और मस्जिद जौनपुर में है दोस्तों लाल दरवाजा मस्जिद, ठीक है, लाल दरवाजा मस्जिद। सर कितना मस्जिद है जौनपुर में, ठीक है, अब है तो है, याद रखेगा लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। इसका निर्माण दोस्तों महमूद शाह ने कराया था। किसने कराया था, महमूद शाह। और देखिए महमूद शाह के लिए आपने क्या लिखा है, यहां लिखा है 1440 से 1457 ना, इसी बीच में दोस्तों 1450 में याद रखेगा महमूद शाह ने इस लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण कराया है। मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। ये वाला मस्जिद दोस्तों ये इब्राहिम शाह सरकी ने कराया है। इसको निर्माण किसने कराया है, इसका निर्माण इब्राहिम शाह ने कराया है, ठीक है, इब्राहिम शाह ने कराया, सब आपको बता दिया। ये चार प्रमुख मस्जिद है। एक अटाला मस्जिद 1408 में, इसकी नींव फिरोज शाह तुगलक ने रखा था, काम पूरा कराया इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में। इब्राहिम शाह सरकी ने जो दूसरी मस्जिद बनवाया 1430 में झांझरी मस्जिद बनाया। इसके बाद महमूद शाह ने लाल दरवाजा मस्जिद बनाया 1450 में। इसके बाद हुसैन शाह सरकी ने जामा मस्जिद बनाया 1470 में। ये चार प्रमुख मस्जिदें हैं जौनपुर के अंदर, ये आप याद रखिएगा, जो जौनपुर के रहने वाले होंगे उन्हें याद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है हुसैन शाह सरकी ने किन नए रागों की रचना किया। जी हां दोस्तों, हुसैन शाह सरकी, दोस्तों मैंने आपसे कहा ना, हुसैन शाह सरकी को दोस्तों क्या कहा जाता था, गंधर्व की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी दोस्तों, गंधर्व की उपाधि दोस्तों मिली थी। और दोस्तों एक चीज और बताया था, शास्त्रीय संगीत का दोस्तों बहुत बड़ा फैन था, शास्त्रीय संगीत का फैन था, और उसको दोस्तों बहुत ज्यादा उसका विकास भी किया था। इसके अलावा दोस्तों आपको ही बताया था ख्याल गायकी के बारे में, ख्याल गायकी का बहुत बड़ा ये संरक्षक भी था, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और इसको कहीं कहीं पर संस्थापक भी कहा गया। अब आइए हम बात करते हैं हुसैन शाह सरकी ने किन नए रागों की रचना किया है। तो उन राग का नाम क्या है, आपने नाम सुना होगा मल्हार श्याम, ठीक है, राग का नाम है दोस्तों, याद रखेगा मल्हार श्याम राग की रचना किया। इसी तरह से गौर श्याम राग की रचना किया। तो पूछता सवाल कि गौर श्याम, मल्हार श्याम या गोपाल श्याम, दोस्तों ये सब अलग अलग राग हैं, ठीक है, गोपाल श्याम ये सब अलग अलग राग हैं। इनकी रचना दोस्तों किसने किया है, तो याद रखेगा हुसैन शाह सरकी ने किया है। संगीत के प्रति बड़ा जागरूक व्यक्ति था, ठीक है। लेकिन आज जौनपुर में गोमती नदी पर बना शाही पुल, आप जौनपुर जाएंगे दोस्तों एक शाही पुल का वहां पर निर्माण हुआ है। इस शाही पुल का निर्माण दोस्तों किसने किया, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों लास्ट टाइम सिकंदर लोदी ने दोस्तों जौनपुर को कहां शामिल कर लिया, दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आता है। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर से पराजित होता है। उसके बाद दोस्तों मुगल वंश आ जाता है। तो बाबर, हुमायूं और फिर अकबर का समय आता है। तो अकबर ने दोस्तों यहीं पर एक शाही पुल का निर्माण कराया है। कब, तो 1567 से 68 के दौरान। जी हां दोस्तों, अकबर द्वारा
अकबर द्वारा 1567 से 68 के दौरान दोस्तों यहां पर दोस्तों एक शाही पुल का निर्माण किया गया। अकबर का एक मुनीम था दोस्तों, मुनीम खां, ठीक है, अकबर का मुनीम खां दोस्तों, उसी के निरीक्षण में दोस्तों ये बन के तैयार हुआ था शाही पुल। इसे भी आप याद रखेगा। जौनपुर जो है दोस्तों एक गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा अटाला देवी मंदिर का निर्माण किसने करा। देखिए पीछे हमने बताया दोस्तों कि अटाला मस्जिद जो मंदिर था दोस्तों पहले इसको तोड़ा गया, ठीक है, किसने तोड़वाया था दोस्तों इसको, तो याद रखेगा फिरोज शाह तुगलक ने। किसने तोड़वाया था, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों इसको तोड़ा और तोड़ करके दोस्तों किसकी नींव डाली दोस्तों, अटाला मस्जिद की नींव डाली, यहां पर एक मस्जिद की नींव डाली, ठीक है, और उसी का कार्य पूरा हुआ दोस्तों किसके समय में, तो याद रखेगा इब्राहिम शाह के समय में दोस्तों 1408 ईस्वी में इसका कार्य पूरा हुआ, ठीक है, 1408 ईस्वी में इसका कार्य पूरा हुआ। पहले यह अटाला देवी मंदिर के नाम से जाना जाता था और इसका निर्माणकर्ता कौन था, तो याद रखिएगा इसके निर्माणकर्ता का नाम था विजय चंद्र। क्या नाम था दोस्तों, विजय चंद्र। जी हाँ दोस्तों, विजय चंद्र नाम था। विजय चंद्र दोस्तों कहां के राजा थे, तो याद रखिएगा कन्नौज के राजा थे। कहां के राजा थे दोस्तों, ये कन्नौज के राजा थे जिन्होंने दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कराया था, अटाला देवी मंदिर, और उसी मंदिर को तोड़ करके यहां अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया जौनपुर में। ये आप सही सवाल है, ये असला इतिहास है जो आपसे छिपाया गया है, इसको आप जानिए, ठीक है, इसको आप जानिए, बहुत शानदार सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे कुछ और सवाल मैं आपको बताता हूं जो पढ़ करके आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है जौनपुर। जी हां दोस्तों, जौनपुर किस महान ऋषि की तपस्थली थी, ये आप जानते हैं, जौनपुर किस महान ऋषि की तपस्थली थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जौनपुर जो था दोस्तों ये जमदग्नि ऋषि की दोस्तों तपस्थली है, ठीक है, जमदग्नि ऋषि की तपस्थली है। थोड़ा सा रुकेंगे ना तो मैं आपका दिल खुश कर दूंगा, ठीक है। जमदग्नि ऋषि की तपस्थली थी। एक्चुअली में सुनिएगा, ये जमदग्नि ऋषि पूर्व में कहां रहते थे दोस्तों, पूर्व में पंजाब में रहते थे। कहां रहते थे दोस्तों, पंजाब में रहते थे। पंजाब में दोस्तों एक राक्षस था, पुराने जमाने की बात है ना, तो एक राक्षस था जिसका नाम है सहस्रा, ऐसे लिखेगा सहस्रा, ठीक है, सहस्रा बाहु, ठीक है, सहस्रा बाहु नाम का दोस्तों एक राक्षस हुआ करता था। वो राक्षस का पंजाब में बहुत ज्यादा आतंक था। ध्यान, सहस्रा बाहु नहीं, सहस्रा अर्जुन है यार, मुझे लग रहा कुछ गलत कर रहा हूं। सहस्रा अर्जुन नाम है दोस्तों। सहस्रा अर्जुन नाम का एक राक्षस था और उसका इस पंजाब में बहुत ज्यादा आतंक था। उसके आतंक से परेशान होकर के जमदग्नि ऋषि कहां चले आए, जौनपुर चले आए। ये जमदग्नि ऋषि कहां पर आ गए दोस्तों, ये जमदग्नि ऋषि जौनपुर में आ गए और जौनपुर में दोस्तों अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, ठीक है। ये कुटिया दोस्तों उन्होंने कहां बनाया था, तो दोस्तों आज भी जौनपुर में जमदग्नि ऋषि का दोस्तों मंदिर स्थित है। ये कुटिया उन्होंने जमैथा गांव में बनाया था। जौनपुर में एक गांव है दोस्तों, जमैथा गांव। कौन सा है, जमैथा गांव। कोई बच्चा होगा जमैथा गांव का तो मुझे एक बार कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। मैं आना चाहता हूं, देखना चाहता हूं इस मंदिर को, हालांकि मैं आज तक कभी यहां जा नहीं पाया, ठीक है। तो जमैथा गांव में दोस्तों अपनी कुटिया बनाया। आप कह रहे होंगे सर कहां का इतिहास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। आप इतना समय देते हैं यार किताबों को पढ़ने में, थोड़ा सा समय अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानने में नहीं लगा सकते, अपने धर्म को जानने में नहीं लगा सकते, क्या दिक्कत है। बहुत जल्दी हो रही, बहुत समय का बचत कर लेना। सुनो जो समझा रहा हूं, ठीक है। जमदग्नि ऋषि जब यहां सहस्त्रार्जुन से के आतंक से परेशान होकर जौनपुर आ जाते हैं, जौनपुर का उन्हें जो वातावरण रहता है वो बड़ा अच्छा लगता है और यहीं पर वो अपना जो है तपस्थली बना लेते हैं, यहीं पर तप करते हैं, आश्रम कुटिया बना लेते हैं और यहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगते हैं। इसी कुटिया में, जमैथा वाली कुटिया में दोस्तों याद रखेगा, यहीं पर जन्म होता है किसका, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर दोस्तों जमैथा वाली कुटिया में ही जन्म होता है भगवान परशुराम का। जी हां दोस्तों, ये परशुराम के पिताजी थे, ठीक है, परशुराम का जन्म होता है, परशुराम के पिताजी थे। और एक समय ऐसा आता है जब सहस्त्रार्जुन क्या करता है, ढूंढते हुए किसको, जमदग्नि ऋषि को ढूंढते हुए पंजाब से चलकर कहां आ जाता है, जौनपुर आ जाता है और इनकी हत्या कर देता है। किसकी, जमदग्नि ऋषि की हत्या कर देता है। और उसी के बाद यहीं जमैथा से भगवान परशुराम ने क्या किया बताइए, फरसे के हाथ में लेकर कसम खाया कि मैं पूरे पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार कर दूंगा। और यहीं से उन्होंने फरसा उठाया था, एक कसम खाया था, यह दृढ़ प्रतिज्ञा उन्होंने जौनपुर की धरती से लिया था। क्या आप जानते हैं इसके बारे में, यह था हमारा इतिहास। चलिए दूसरा कंट्रोवर्सी का दूसरा सवाल। पहला सवाल अटाला मस्जिद वाला मैंने क्लियर किया, ठीक है, कि अटाला मस्जिद जो आप पढ़ते हैं उसके अलावा आप यह भी जानिए कि कन्नौज के राजा विजय चंद्र जी ने अटाला देवी मंदिर का निर्माण कराया था। यह जानना भी हमारा फर्ज है, ठीक है। यह आपकी कंट्रोवर्सी का पहला उत्तर था। दूसरा उत्तर याद रखेगा दोस्तों कि
जौनपुर कोई ऐसा वैसा जगह नहीं है, ये भृगुवंशी ऋषियों की दोस्तों जगह रहा है और यहां पर दोस्तों जमदग्नि ऋषि रहते थे। यहां पर भगवान परशुराम की धरती रही है, भगवान परशुराम का जन्म यहां पर हुआ था, यह बहुत बड़ी बात है। यहीं से इन्होंने दोस्तों कसम खाया था कि मैं क्षत्रियों का संहार कर दूंगा, क्योंकि सहस्त्रार्जुन ने इनके पिता की हत्या कर दिया था। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो हम पढ़ते हैं कि भैया जौनपुर का नाम पहली बार जौना खां के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने रखा था। क्या रखे हो यार, इसके पहले जौनपुर नहीं था क्या? ये तो वही वाली बात हो गई कि भारत की खोज किसने किया? वास्को डिगामा में। क्यों? 1498 के पहले भारत नहीं था। 1498 के पहले भारत नहीं, 1498 के पहले सरकी वंश था। और बताओ, 1498 के पहले सरकी वंश था। और बताओ, 1394 में सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने कर दिया, तो क्या भारत नहीं था? अरे पुर्तगाल से चल करके जो वास्को डिगामा भारत आया था, उसने भारत की खोज नहीं किया, उसने भारत आने वाले जलमार्ग की खोज किया था कि भैया किस रास्ता से भारत जा सकते हैं, उसकी खोज किया था, भारत की खोज थोड़े किया था। उसी तरह से जब आपको यह पढ़ाया जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसने किया, अरे जौनपुर का स्थापना नहीं हुआ था, जौनपुर का नाम चेंज कर दिया गया था। भाई स्थापना नाम चेंज में अंतर है, आप समझ रहे हैं बात को? तो जौनपुर की स्थापना नहीं हुआ था, जौनपुर का नाम चेंज कर दिया गया था। वो एक बात अलग है कि मध्यकालीन इतिहास में लोग पढ़ते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां के नाम पर दोस्तों जौनपुर की स्थापना किया था। लेकिन दोस्तों जौनपुर का अति प्राचीन नाम भी मिलता है। जौनपुर का नाम इसी ऋषि के नाम पर दोस्तों जमदग्नि पुरम रखा गया था। पहला नाम क्या मिलता है जौनपुर का दोस्तों? याद रखेगा, जमदग्निपुरम। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन जानिए पहला नाम जौनपुर का क्या मिलता है दोस्तों? जमदग्निपुरम मिलता है। मैं यहां पहला दूसरा नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीक्वेंस से बताता हूं। तो पहले दोस्तों याद रखेगा, पहला नाम जौनपुर का क्या रहता है दोस्तों? जमदग्निपुरम रहता है। बाद में दोस्तों इसे देवनगरी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? देवनगरी भी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? देवनगरी। जौनपुर को दोस्तों देवनगरी भी कहा जाने लगा। जमदग्निपुरम के बाद दोस्तों याद रखेगा देवनगरी कहा जाने लगा। उसके कुछ समय बाद दोस्तों इसको यवनपुर कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? इसको यवनपुर कहा गया। क्यों? क्योंकि यवन जो विदेशी थे दोस्तों वो आकर बसना शुरू हो गए थे। यवन, आपको पता होगा दोस्तों जब आप तत्सम तद्भव पढ़ते हैं तो वहां यश को जस पढ़ते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना खाली यार। यश को जस पढ़ते हो कि नहीं? तो आप पढ़ते हैं दोस्तों, ये जो यवनपुर था यही य क्या हो गया दोस्तों? यही ज हो गया और इसी का नाम पड़ा जवनपुर। ठीक है, और इसी जौनपुर से दोस्तों इसको क्या कहा गया? इसी जौनपुर से अपभ्रंश में दोस्तों अवधी भाषा में अवधी का अपभ्रंश हुआ दोस्तों यहां पर, और तब दोस्तों इसे क्या कहा गया? जौनपुर कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? जौनपुर कहा गया। तो ये सारी इतिहास रही, इतिहास की बातें हैं, आप जरा इसको भी याद रखेगा। ये आपका तीसरा उत्तर है। लिख रहा जौनपुर की प्रसिद्ध चौकियां देवी मंदिर, आपने नाम सुना होगा, जो जौनपुर से होंगे उन्हें पता होगा दोस्तों, एक माता का मंदिर यहां पर, जैसे माता विंध्याचल का मंदिर मिर्जापुर में है, उसी तरह से चौकियां देवी मंदिर है दोस्तों। ये चौकियां देवी किसकी कुलदेवी थी? ये कोई प्राचीन मंदिर है दोस्तों। जो कुलदेवी किसकी थी? ये जौनपुर में रहने वाले यादवों की कुलदेवी थी, यादवों की कुल देवी थी। ठीक है, कुल देवी थी। मुझे लगता है जौनपुर में रहने वाले जो यादव होंगे ना, उन्हें भी ये बात शायद ना पता होगी कि चौकियां देवी हमारी ही कुल देवी हैं। अब तो सबकी कुल देवी बन चुकी हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए दोस्तों सफिशिएंट सवाल है और मजा आया होगा पढ़ करके। ठीक है, तो जब मेरी इच्छा करता है तो कुछ थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूं आपको। खैर ये सब बातें दोस्तों हमारी पेड क्लास की हैं, लेकिन कभी कभी ट्रेलर देना पड़ता है कि आप जानिए, आप आके ज्वाइन करिए, शानदार सी क्लास चल रही वहां पर। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे विषय यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। और प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम वीडियो को शेयर किया करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किए हैं, और वीडियो को ना आप सीक्वेंस से देखिए। अगर जो बच्चा पहली बार देख रहा है ना, आप पूरा सीक्वेंस से जाके वीडियो देखो। यार आज हमारी 62वीं क्लास है, ठीक है, तो बाकी की 61 क्लास में नितिन सर ने क्या तूफान मचाया है, क्या नया सिखाया है, वो कैसे पता चलेगा आपको? हर क्लास अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मौका दीजिए, जुड़िए और देखना शुरू कीजिए, बहुत मजा आएगा। बस इतना विश्वास दिला रहा हूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।